नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जिस देश का संविधान हर किसी को मन मुताबिक धर्म में आस्था की आजादी देता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता हो, अपनी आस्था के मुताबिक जिंदगी जीने की आजादी देता हो, भला वहां कोई कैसे तय कर सकता है हम क्या खाएं, क्या पहने, कहां जाएं? सवाल इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में मीट और बीफ को खाने को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में खूब बवाल हुआ। ताजा विवाद मोदी सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के बयान से हुआ, जिसमें उन्होंने तथाकथित तौर पर त्योहारों के दौरान मांस की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही थी। हालांकि अब महेश शर्मा अपने इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए यह कह रहे हैं कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। मसला सिर्फ मोदी सरकार के मंत्री का नहीं, बल्कि हाल के दिनों में जिस तरह से मीट और बीफ के बहाने जमकर राजनीति हुई, उससे भी कई सवाल खड़े हुए हैं। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेता बताएंगे हम क्या खाएं, क्या ना खाएं? क्या मीट खाना पाप है, सब्जी खाना पुण्य है? सवाल यह भी, खान पान को धर्म से जोड़ना ठीक है क्या? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में जैन पर्व पर्युषण के वक्त मांस पर बैन का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि देश के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के एक बयान से बखेड़ा खड़ा हो गया। महेश शर्मा से एक निजी चैनल ने मीट बैन के मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, नवरात्र के 9 दिनों में भी मांस की बिक्री बंद होनी चाहिए, जब देश में ज्यादातर लोग इससे दूर रहते हैं। देश के संस्कृति मंत्री के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या नेता बताएंगे कि देश के नागरिकों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, वो भी तब जब देश का संविधान हर किसी को अपने धर्म के हिसाब से रीति रिवाजों के पालन करने की अनुमति देता है। जब विवाद बढ़ा तो संस्कृति मंत्री ने अपने बयान से किनारा करते हुए साफ कर दिया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उससे कोई पूछे कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूं, जब मैंने ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं कि मैं किसी तरह के नवरात्र या किसी फंक्शन में बैन के पक्ष में हूं। सुझाव एक अलग विषय हो सकता है, बैन एक अलग है। आपका सुझाव था क्या, है क्या? अभी मेरा सुझाव ये है कि अगर किसी के त्याग से, अगर किसी सामने वाले की भावनाओं को सम्मान मिलता है, किसी धर्म, किसी फॉलोअर, किसी मजहब के लोगों को अगर सम्मान मिलता है, उतना त्याग अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। लेकिन दबाव नहीं है, बैन नहीं है, थोपा नहीं जाएगा, थोपा नहीं जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, मैं किसी भी चीज के किसी दूसरे पर थोपने के खिलाफ। लेकिन सुझाव आपका है। सुझाव के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से भी सुझाव दे सकता हूँ, मंत्री के रूप में भी सुझाव दे सकता हूँ। सुझाव को कोई माने ना माने उसका अपना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गौ मांस और मीट बैन पर लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। मीट बैन को लेकर महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार पर सवाल उठ चुके हैं। सवाल तो ये है कि जब देश का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी देता है, खान पान को धर्म से जोड़कर देखना क्या ठीक है? आज तक हमने देश को भाषा, जाति और धर्म के नाम पे बीजेपी को बांटते देखा। अब खाने के क्या खाएंगे, ईटिंग हैबिट्स के नाम पे बांटने का इस प्रयास नए सिरे से चालू हुआ। कुल मिला के हम एक डिक्टेटरशिप की ओर ये देश बढ़ रहा है। कभी गो हत्या, कभी गो मांस की बिक्री पर बैन, तो कभी मांस खाने या ना खाने को लेकर बवाल खड़ा हो जाता है। एक वर्ग मांस की बिक्री को अपनी भावनाओं के खिलाफ बताता है, दूसरा वर्ग मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को अपनी भावनाओं के खिलाफ करार देता है। और सियासी पार्टियों के लिए ऐसे मुद्दे किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या वोट बैंक के लिए खान पान के मुद्दे पर समाज को बांटना सही है? कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। इस खबर के तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत में करूं उससे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस यूसुफ पठान साहब हमारे साथ हैं, आप एमएलए हैं AIMIM के, जो ओवैसी साहब की पार्टी है। मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब स्टूडियो में मेरे साथ हैं, चेयरमैन हैं आप अंजुमन मिनहाज रसूल के। डॉक्टर शिखा शर्मा, न्यूट्रिशियन, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और स्वामी दीपांकर धर्माचार्य कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल संबित पात्रा जी आपसे ही है, क्या अब ये नेता हमें बताएंगे कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं? बिल्कुल नहीं, नेता बिल्कुल नहीं बताएंगे क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। तो डॉक्टर महेश शर्मा जी का बयान क्यों आता है? महेश शर्मा जी ने केवल एक पर्सनल कैपेसिटी में ये रखा कि संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्याग और तपस्या की बात की। उन्होंने बैन की बिल्कुल बात नहीं की। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि क्या है, आप मुझे थोड़ा समझाइए। संवेदनशीलता क्या है, इसमें त्याग क्या है, ये बताइए सर आप।
ये कोई सरकारी फरमान ही नहीं है, कोई सरकारी लेटर नहीं है, कोई सरकारी नियम नहीं है, तो मैं सरकार की तरफ से यहाँ बैठ के उस पर चर्चा क्यों करूं? किसी ने संबित पात्रा जी, डॉक्टर महेश शर्मा, आप बहुत ही आसान तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा कोई आम नागरिक इस देश के नहीं है, बल्कि वो एक संघ के मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं। वो अगर ये बात कहेंगे तो उसका मतलब होगा। तो अगर आपको भी इसमें लगता है कि त्याग और संवेदनशीलता तमाम चीजों इस नजरिए से आप देख रहे हैं, तो थोड़ा समझाइए दर्शकों को कि कैसे इसमें अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है या कोई वेजिटेरियन है तो इसमें त्याग और फिर संवेदनशीलता ये सब शब्द कहां से आते हैं? चलिए, आपने समझाने को कहा है तो मैं पूरी अच्छी तरह से समझाता हूं, थोड़ा वक्त दीजिएगा। नंबर एक, वेजिटेरियन होना या नॉन वेजिटेरियन होना ये पूरी तरह से अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप न था न कभी होगा। दूसरी बात, ये पूरा परिप्रेक्ष्य कहां से आया आपको समझना होगा कि किस परिप्रेक्ष्य में मंत्री साहब से, महेश शर्मा जी से ये सवाल पूछा गया और उन्होंने क्या उत्तर दिया। नंबर वन, 1964 पे हिंदुस्तान में, खास करके महाराष्ट्र में, जैन समाज के सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ये एक निर्देश पारित किया था कि 2 दिनों के लिए मांसाहार पर और खास करके जो स्लॉटर हाउस और एबेटर हाउसेस हैं वो बंद रहेंगे। 1994 में कांग्रेस की ही सरकार ने महाराष्ट्र में जो कॉरपोरेशन थी उन्होंने दोबारा इसे रिजोल्यूशन के शकल में पारित किया। 2003 में पुनः इसे पारित किया कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने। 2004 में इसे 2 दिन से बढ़ा के 4 दिन कर दिया गया कि 4 दिन तक ना तो एबेटियर खुलेंगे, स्लॉटर हाउस खुलेंगे और ना ही मांस की बिक्री होगी। 2008 में ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया, वैसे 5 में चला गया था और 2008 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको वर्डिक्ट दिया। अब 4 लाइन सुप्रीम कोर्ट की सुन लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट कहती है, इन द प्रेजेंट केस वी हैव सीन दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड स्लॉटर हाउसेस हैव बीन क्लोज्ड इन गुजरात फॉर अ फ्यू डेज आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द सेंटिमेंट्स ऑफ जैन कम्युनिटी व्हिच हैज अ साइजेबल पॉपुलेशन इन गुजरात एंड राजस्थान। वी सी नथिंग अनरीजनेबल इन दिस रेस्ट्रिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई अनरीजनेबल नहीं है, आप ये रेस्ट्रिक्शन जारी रखिए। और जिस रेस्ट्रिक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो 9 दिन का था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल जारी रखिए। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद 2014 में कांग्रेस के महाराष्ट्र की सरकार, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये ऑर्डर पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए तमाम जगह एबेटियर्स बंद कर दिए जाएं और फलाने दिनों के लिए। जरा ये बताइए, इसका मतलब आप इससे इत्तेफाक रखते हैं ना? आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि बैन हो? मैं ये बोल रहा हूं 1964 से लेके 2015 तक सब लोग कहां बैठे हुए थे जो अचानक जगे हैं? पहले उनसे जवाब लेता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी बताइए, से पूछिएगा, जवाब दीजिए सर। क्या आप लोग इसको बेवजह मुद्दा बना रहे हैं? क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी अखिलेश जी, आपसे ही सवाल है। देखिए, अभी लास्ट में इन्होंने कहा कि इतने दिनों से चला आ रहा है, आज क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों बन रहा है मुद्दा? क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास कोई ना क्यों बन रहा है मुद्दा? हुआ नहीं, इसके अलावा उनके अपनी उपलब्धि नहीं है। यही, उनके पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं है। सही बात कहा कि 64 से है, लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को आपत्तियां नहीं होती थी। अगर इनकी बात में हम जाएं तो हमें नहीं डिटेल पता। आज सरकार के मंत्रियों का काम क्या होना चाहिए? डिटेल नहीं पता है तो डिबेट में क्यों बैठे? बताना पहले डिटेल तो पता कर। नहीं, सुनिए, डिटेल पता नहीं है, बताना। आप यहाँ अपोज करने आ गए। बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। पता करके आते, पढ़ के आए नहीं है और यहाँ अपोज करें। वही क्या है भैया, मैं पढ़ के आते तो 10 मिनट बोलते, हम सुनते। पढ़ के नहीं आए हैं तो 1 मिनट भी मत बोलिए, खामोश। क्या? अरे ये नंगाई करने में नहीं आता। पढ़ के आए हैं, पहले ये बताइए। बहस कर लो बराबर में। नहीं, पढ़ के आए हैं कि नहीं आए? बराबर में बहस कर लो। नहीं सर, मैं खुद ही बताया, यही तो बताया हमारे नागपुर के प्रवक्ता ने कि आज क्यों मुद्दा बन रहा है। आप आज क्यों मुद्दा बन रहा है? नहीं है। अरे हमें पढ़ने पे मत जाओ। क्या क्या हुआ है? हमें पढ़ने पे मत जाओ हमारे कि मैं बोलूंगा। भाई, अगर तू मैं कराना हो तो आप बहस कर लें। प्रवक्ता भैया सर, हमारे पढ़ने पे मत आओ। होता है वो हम बता रहे हैं ना कि ये इन्होंने एक लफ्ज बोला है। हमारे साथ एक और मेहमान अखिलेश जी, संबित पात्रा जी, सर हमारे साथ एक और मेहमान है, वारिस सुल्तान साहब भी हैं।
उनसे मैं जरा समझ लेता हूं क्यों मुद्दा बन रहा है। पठान साहब, आप क्यों मुद्दा बन रहा है? संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये चीज तो पहले से है, ये लागू होती रही ये चीजें, क्यों मुद्दा बन रहा है? एक सेकेंड। ये सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, नहीं मैं नहीं बात करूंगा फिर। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो मीरा एक मिनट पठान साहब, एक मिनट। अखिलेश जी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, बोलिए करेगा तो मैं बहस नहीं करूंगा। नहीं अखिलेश जी बोलिए, अपनी बात रखिए, नाराज मत होइए, कोई किसी को डिस्टर्ब करे और मेरी बारी खत्म करे कोई। अच्छा अपनी बात रखिए सर, आप खत्म कीजिए जल्दी से। डिस्टर्बिंग एलिमेंट किसी को डिस्टर्ब कर दें। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि मुद्दा क्यों बना, क्योंकि आज उपलब्धि नहीं है मोदी जी के पास, उनके मंत्रियों के पास। आप चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कोई सरकार अपनी ये मंत्री अपने मंत्रालय की उपलब्धि बता पा रहा है? बेफजूल की बातें कर रहा है। इनके मिनिस्टर, इनके लोग बीफ पार्टी दे रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, पूजा तो बैठ के ये सब डिस्कशन हो रहा है। पार्टी दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मुद्दा क्यों बन रहा है। फिर ना करप्शन हो रहा है, ना कोई ऐसा मुद्दा हो रहा है जिसको आप लोग उठा सकते हैं। तो आप लोग चिकन लेके सड़क पे उतर गए, 64 से चिकन लेके सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? सर आप लोगों की बात हो गई, मुझे लगता है वारिस यूसुफ पठान साहब के पास मुझे जाना चाहिए। अखिलेश जी आपकी बात में समझ गया। पठान जी सवाल तो ये है कि मुद्दा क्यों बन रहा है, ये देखिए क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है इस चीज को इस बार? मेरी बात ठीक से हो जाने दें। अखिलेश जी आऊंगा आपके पास सर मैं आऊंगा। इसलिए बन रहा है अखिलेश जी, आपका बाकी लोगों से भी सवाल पूछूंगा। पठान साहब बोलिए। आनंद जी एक सेकंड और बता दूं मैं। सर बिल्कुल छोटे में अखिलेश जी मेरी आपसे गुजारिश इसलिए बन रहा है, खत्म कीजिए। महाराष्ट्र में आजादी से लेके आज तक कभी भी बीजेपी राजनीतिक सामाजिक महाराष्ट्र में एक जगह है मीरा भयंदर थाने में, कभी गाय, कभी अंग्रेजी, कभी गौ माता, कभी राम जन्मभूमि, यही इनके कम्युनल एजेंडे और मुद्दे रहे हैं। इनके पास उपलब्धि है नहीं। जब विपक्ष में होते हैं तो आए भाषाएं बकते हैं, सत्ता में आने के बाद सच्चाई की ठीक है पठान साहब बोलिए। ये बताएंगे, माइंड डाइवर्ट करते हैं, पब्लिक का दिमाग बटाते हैं। मुझे बोलने तो दो। इनके इशूज पे बोलिए पठान साहब बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा तभी आपकी आवाज को सुन पाएंगे। कहाँ गई ये मुंबई के अंदर थाना मीरा भयंदर करके एक जगह थी जहाँ पर ऑलरेडी 2 दिनों तक हर साल मीट बैन होता था, मगर इस बार बीजेपी की सरकार आने की वजह से वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया था कि 8 दिन तक इस जगह पे मीट बैन रहेगा। उस रिजोल्यूशन को फिर लोग मुंबई की तरफ लेकर आए, कहा कि मुंबई में 4 दिन के लिए मीट बैन रहेगा। जब याचिका फाइल हुई मुंबई उच्च न्यायालय में, तो मुंबई उच्च न्यायालय ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पास किया है जिसकी हम सराहना करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। उसमें खुला ऑर्डर पास किया है कि इस तरह का मीट पे बैन लगाना नहीं पास ये एक किया है फंडामेंटल राइट होता है, विच इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 बाद सुनवाई है, उल्लंघन है, ये आर्बिट्ररी है, तैयारी के साथ नहीं आया है, डिस्क्रिमिनेटरी है। नहीं आप गलती कर रहे हो, पूरी तैयारी है। पढ़िए संबित पात्रा जी, मैंने अखिलेश जी से पूछिए, एंकर से पूछिए। हाई कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट नहीं दिया है। सुनिए, हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने स्लॉटर हाउस, अरे पढ़िए, आप पढ़िए, मैं पूरा कागज लेकर बैठा हूँ, मैं बता देता हूँ। पढ़ लिया है, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है। मैं ऑर्डर डायलॉग से आग्रह करना चाहूंगा। तमाम नेता एक दूसरे को कह रहे हैं कि आज उनकी तैयारी नहीं है, दूसरे के बारे में कह रहा है उनकी तैयारी नहीं है। सर ये बताइए, अब ये बात चल ही रहा है कि बैन लगाने को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच में अगर देश के पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री अगर ये अपना सुझाव दे देते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मैंने बयान नहीं दिया, मैं लागू करने की बात नहीं कह रहा लेकिन सुझाव दे रहा हूँ, क्या संघ के एक मंत्री के तौर पर इस तरह का सुझाव देंगे वो जायज है? क्या खाए क्या ना खाए? देखिए पहली चीज तो बिल्कुल, पहली चीज तो ये है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होना, इसको मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मेरी माँ मुसलमान है लेकिन वो वेजिटेरियन है। अगर कोई आदमी नॉन वेज है तो जरूरी नहीं कि वो हिंदू नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो ये कि इस मुद्दे को मजहब से जोड़ना सरासर गलत है। जहां तक हम भावनाओं की बात करते हैं तो एक चीज मैं इस टीवी चैनल बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदा करना चाहता हूं कि मीट, बीफ और गौ मांस में बहुत अंतर है। और हम फिर कहते हैं कि गौ मांस की हिमायत जो भी करता है ना वो अच्छा मुसलमान है ना अच्छा भारतीय है। जहां तक जैन समाज की बात है तो ये तो सन 64 की बात करते हैं संबित पात्रा। आपको मालूम होना चाहिए 18 सितंबर सन 1527 को
इस मुल्क में पहला फरमान जारी हुआ। जो मैं पहले मुझको समेत मेरी बात करने दें। 18 सितंबर सन 1527 को पहला फरमान जारी हुआ जिसमें एम्पीरियर बाबर ने कहा, मुझे सुन लीजिए ना, मैं आपको सुन रहा था, मुझे सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए ना, आप सुनेंगे नहीं कैसे चलेगा। 18 सितंबर सन 1527 को पहला फरमान जारी हुआ कि इस मुल्क के अंदर गौ हत्या प्रतिबद्ध की गई है और जो भी करेगा मुगल सल्तनत उसको सजा देगी। दूसरी चीज ये कि मंगल के रोज भारत में मुगल एम्पायर में कहीं पर भी गोश्त के लिए स्लैटर हाउस नहीं चलेंगे, ना जबिया खाना होगा। क्यों? चूंकि मंगल के रोज भगवान, ये जो लफ्ज है उसके बाबरी के वो ये कि हिंदू भगवान बजरंगी के नाम का रोजा रखते हैं, इसलिए मंगल के रोज ज़बा खाने बंद रहेंगे। ये 18 सितंबर 1527 का बाबर का हुक्मनामा है। अच्छा। लिहाजा जैन समाज की जहां तक बात है, नवरात की बात, देखिए देश सेकुलर है, भावनाओं का ख्याल रखता है। मैं संबित से पूछता हूं, अभी 3 दिन पहले इन्हीं की सरकार में, इनकी सरकार क्या मेरी सरकार भी है, वो एक एडवर्टाइज जारी हुआ कि मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्वर पालन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा और उसके बालों के लिए सरकार जो लोग बेचेंगे उसके लिए पैसा देगी। मैं पूछता हूं, मछली पालन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, सुअर पालन के लिए, तमाम तर चीजों के लिए जब सरकार पैसा दे रही है, फिर आप वेज और नॉन वेज की जो ये जिम्मेदारियां खेल, भाई जैन समाज की आप बात करना है, KFC, मैकडोनल्ड, पोर्टिको, किरणश्री, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड और ये होटल, वो कोई मुसलमान नहीं चला रहा है। वो त्याग की बात तो अगर आपको करनी है तो आप त्याग की बात ये कहिए, कृष्णश्री पोर्टिको को कहिए कि गुवाहाटी का जो आपका होटल है जो जैन समुदाय चला रहा है, यहाँ त्याग होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात दयालवी साहब कह रहे हैं, उनसे भी तो त्याग की आप उम्मीद कीजिए, उनसे भी तो कहिए कि थोड़े संवेदनशील हो जाएं। नहीं देखिए, मैं संवित पात्रा से सवाल करना चाहता हूं। हाँ कीजिएगा पठान साहब, 1 मिनट पहले जरा दयालवी साहब के सवाल का जवाब देने दीजिए संबित पात्रा जी। एक सेकंड पठान साहब बैठिए। एक दिन देखिए दयालवी साहब ने बहुत ये पहले इनको तो शांत कर दीजिए। देखिए अरे एक सेकंड में उत्तर दे रहा हूँ आपकी बात को। कभी वारिस पठान जी देखिए, बारी बारी सबकी बात रखिए, ऐसे में कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। संबित पात्रा को अपनी बात खत्म करने दीजिए। संबित पात्रा मेरे को बात नहीं करने देते जब आप नहीं मैं मेरी बात पूरी करूंगा, उसके बाद सुनूंगा। अरे आपके पास आऊंगा सर, वारिस पठान जी तो पहले बोल लेने दीजिए, इनकी बात पात्रा को जवाब तो देने दीजिए। उनसे एक मुश्किल सवाल पूछा था यहाँ पर दयालवी साहब ने, आप उन्हें बचने का मौका दे रहे हैं। हाँ बोलिए, चलिए। आप मुंबई हाईकोर्ट का जजमेंट के बारे में बात, सर मैं आऊंगा उस पर, 1 मिनट रुकिए सर, मैं उस पर आऊंगा। संबित पात्रा जी को पहले जवाब देने दीजिए, जो बातें दयालवी साहब ने कही थी सरासर गलत है, बेबुनियाद है। वारिस पठान जी मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज सर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। संबित पात्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप बैठ जाएंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा। जी अब बोलिए आप, चलिए अब बोलिए आप, अब बोलिए आप, जवाब दीजिए अब बात का। हाँ बोल रहा हूँ, 2-3 बार और बोल दीजिए। आप बोलिए, या तो मैं बोल दूं या तो आप बोलिए, आप बोलिए और बोल दीजिए। देखिए मैं तो दहलवी साहब का बहुत आदर करता हूं। जब मैं बोल रहा था अच्छी से तब आपने मुझे रोका, अब मैं आपको रोकूं क्या? फिर ठीक है, अपने अपने विषय रखिए आप। वो आपके कांग्रेस के साथी रोक रहे थे, मैं नहीं रोक रहा था, मैं नहीं रोक रहा। अरे आपका जो प्रिपेयर्ड, सर हम विषय पे लौटते हैं, कौन किसको रोक रहा था उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं सर, प्लीज। संबित पात्रा जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए ना। वारिस पठान जी आता हूँ फिर आपके पास। नहीं हो आप आके कुछ भी सर 1 मिनट प्लीज रुक। हाँ संबित पात्रा जी जल्दी से सर। देखिए जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, मैं यहाँ बिल्कुल सही कहा एक तो दहलवी साहब ने कि बाबर ने पहली बार अपने वसीयतनामे में लिखा था और कहा था कि देखिए जिस मुल्क पे हम राज कर रहे हैं इस मुल्क का दिल है गाय, इसलिए उन्होंने कहा था, फरमान जारी किया था कि कोई यहां गाय ना काटे वरना मुल्क पे राज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, मैं एक फैक्ट रख दूं यहां पे, फैक्ट यह है कि 15 दिन का लोसार उसके समय किसी प्रकार का भी नॉनवेज वहां सब लोग अपनी स्वेच्छा से छोड़ते हैं। सरकार का रिजोल्यूशन भी है, सरकार वहां कांग्रेस की है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मात्र 20% है, बाकी वहां लोग नॉनवेज खाने वाले हैं। मगर फिर भी लोसार के समय वहां पे सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकार, वहां हमारी सरकार कभी नहीं रही है, उन्होंने ये रिजोल्यूशन निकाला हुआ है। चलिए मैं तीसरी बात, वारिस पठान जी आज का टाइम, एक सेकंड वारिस पठान जी ने तो पूरे डिबेट, शर्मा की बात, वारिस पठान जी टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला वाला पढ़ लीजिए, पूरा वर्डिक्ट छापा है, और पूरा वर्डिक्ट छापा है। क्या लिखा है? द हाई कोर्ट, सुनिए, जवाब सुनने दीजिए, नहीं तो ये पूरा डिबेट डिस्टर्ब करेंगे।
सिर्फ बूचर हाई कोर्ट सुनिए प्रभु सुन लीजिए The High Court, however, said that the ban on meat sale should continue to be implemented in the rest of the state and upheld the ban on slaughter and closure of abattoirs across the state of Maharashtra. The hearing would be on September 17th. जो 17 को हियरिंग है, तो आप यहाँ क्यों बोल रहे हैं वर्डिक्ट आ गया? आप चलिए हम वापस लौटते हैं आपकी संवेदनशीलता पर, और मेरा स्वामी दीपांकर से सवाल है अब। ठीक है वारिस पठान जी आता हूँ। स्वामी दीपांकर जी, अगर त्याग और संवेदनशीलता की इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, फिर तो मुझे जरा ये बताइए, कई जगह नवरात्र पर बलिदान भी देते हैं, फिर तो उसको भी रोकना बनता है। जी आप मिक्स कर रहे हैं इशू को। मैं गलत बोल रहा हूँ स्वामी दीपांकर? आप मिक्स कर रहे हो इशू को, ये बुलसेन मुल्क के लिए। निसंदेह ये जो संवाद स्थापित हो रहा है, शायद मुझे लगता है ये कि एक नई दिशा दे सकता है। मेरा मत अपना ये कहता है कि अब बैन पर बैन लगना चाहिए। बिल्कुल, हर रोज एक नया बैन होता है और फिर उसको बैन किया जाता है। 35 साल हम लोगों को मैगी खिलाई, फिर उसको बैन किया, फिर मैगी ऑन हो गया। कब तक देश के साथ मजाक कीजिएगा? आज आप देश की भावनाओं का कद्र होना चाहिए, मैं मानता हूं, और जो भी संप्रदाय हो, छोटा है या बड़ा हो, भावनाएं सबकी हैं। जैसे उन्होंने बाबर के वसीयतनामे का जिक्र किया, पर मैं उसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार का इकबाल भी बुलंद होना चाहिए, वरना इस तरह से बैन कर फिर बैन से पीछे हटना शायद मुझे लगता है कि सरकार की कमजोर छवि ना सामने पेश करे। एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर शिखर शर्मा, चूंकि आप न्यूट्रिशियन है, जरा ये बताइए, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? देखिए, या ये नेताओं की जुबान है, उसे छोड़ दें उन्हीं तक, हम अपने हिसाब से खाना खाएं? देखिए, जो खाना है वो एज अ साइंस अपने हिसाब से खाना खाओ। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन अपने अपनी तरह से वो हेल्दी हैं और खाए गए हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या है, वर्ल्ड ओवर रिलीजन और खाने का इतना ज्यादा कनेक्शन है जो कि इलॉजिकल है। साइंस उसको नहीं मानता है, डॉक्टर्स नहीं मानते, बट हम एक लोगों की इमोशनैलिटी होती है वो अलग है। उसको हम, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं कि जी अगर हम अपने बच्चे को दूध नहीं देंगे या उसको फिर अंडा नहीं खिलाएंगे वो स्ट्रांग नहीं होगा, जबकि साइंस में विदाउट दूध और विदाउट अंडा भी लोग वेजिटेरियन। हम उस पर आगे चर्चा करेंगे, ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, खान पान को क्या धर्म से जोड़ना ठीक है? एक ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो तमाम तरह की पाबंदियों का ऐसा लगता है मानो सीजन चल रहा हो, जिस तरीके से खाने पीने की चीजों पर पाबंदी की वकालत कर रहे हैं लोग। नेता लोग क्या हमें बताएंगे, राजनीतिक पार्टियां बताएंगी कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और भी कई खास मेहमान हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, जरा मुझे संक्षिप्त में बताइए, क्यों नहीं आप लोग खाने पीने की चीजों को कम से कम बख्श दीजिए, उसे हिंदू मुसलमान में क्यों बांटने में जुटे हुए हैं? देखिए, जहां तक आपको खाने पीने की चीजों का जो आपने प्रश्न पूछा, मुझे लगता है आपका स्पेसिफिक उत्तर प्रश्न जो है वो काउ स्लॉटर को लेके है, बीफ बैन पे है। बीफ बैन पे 2-3 बातें आप याद रखिए। नंबर 1, हमारे देश में गाय कटनी नहीं चाहिए, यह कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में आर्टिकल नंबर 48 में लिखा हुआ है कि किसी भी कीमत पे यह हिंदुस्तान की सरकार का दायित्व है कि हिंदुस्तान की भूमि पे गाय ना कटे। आप बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, बाबा साहब अंबेडकर जो थे, उनकी समझ हमसे ज्यादा है या हमसे कम है? दूसरी बात, यह 1958 से कानून काउ स्लॉटर पे तमाम राज्यों पे चला हुआ आ रहा है, अधिकांश राज्यों पे। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी शासन में ही नहीं थी, उसका जन्म भी नहीं हुआ था। 2005 में, वैसे 58 में भी एक बार सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर दोबारा 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला गया, 7 जजों का बेंच बैठा, 7, 1 नहीं 2 नहीं 7। जस्टिस लाहौटी जो कि चीफ जस्टिस थे, वो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने बैन भी किया। और बड़ी बात जो कही मैं बता दूं, ये भाजपा नहीं कह रही है, संबित पात्रा नहीं। दरअसल मेरा सवाल सिर्फ बैन तक सीमित नहीं है संबित पात्रा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास मुझे जरा जाने दीजिए। अब नहीं, सुनिए, एक लाइन लीजिए खाली छोटे में। एक जस्टिस लाहौटी ने कहा, गाय तो गाय, गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से ज्यादा कीमती है। ये सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मसला सिर्फ बैन का नहीं है, गौमांस की बात सिर्फ नहीं हो रही है। कोई कैसे ये तय कर सकता है क्या खाएं हम ना खाएं? और इसमें एक सवाल और मैं जोड़ देता हूं, डॉक्टर महेश शर्मा का ही जो बयान आया, उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत जो हैं वो स्कूलों में पढ़ाए जाने चाहिए। संघ के एक मंत्री हैं, इस तरह के सुझाव दे रहे हैं बराबर। ऐसे में तो लोगों को फिर यह भी लग सकता है कि क्या कोई हिडन एजेंडा है इसके पीछे। थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए,
पानीपत की पहली लड़ाई के बाद से सन 1527 से अब तक वर्णन कर दिया गया बीजेपी के द्वारा, गाय पे बैन का डाटा भी बता दिया गया। लेकिन सत्ता सुख के आगे इन्हीं की पार्टी के नेता बीफ पार्टी दे रहे हैं, सत्ता मिलती रहे, यह है इनका स्तर। ये एक छोटा सा उदाहरण है, अटपटा सा लगेगा लेकिन सत्य है। कश्मीर में भाजपा के लोग बीफ पार्टी दे रहे हैं और इधर गौ आप जा रहे हैं क्या वहां पे? ये बताइए। बताया जा रहा है। आज ये बहस क्यों हो रही है? अब जो है सत्ता आप सुख आप उठा रहे हैं आईएसएस के साथ, बीफ पार्टी आप दे रहे हैं, आप सुविधा के राष्ट्रभक्त। अखिलेश जी, ये तथ्य आप कहां से आए? चरित्र हम वर्णन कर रहे हैं जो आपने अभी बताया। दूसरी बात, दूसरी बात, कहां पार्टी होती है सर, कुछ बताइए। दूसरी बात, कहां पार्टी होती है सर, कुछ बताइए तो सही। आज जो सत्ता में बैठा है, इनके एक भाजपा के प्रत्याशी ने बाकायदे बोला है बीफ पार्टी देंगे, मीडिया में रिपोर्टिंग है, चैनल पे मैंने उनको बोलते देखा है। तो ये बीजेपी इस पे खामोश है और इतिहास बता रही है गांव के ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार है कोई, तो उस सरकार का पहला कर्तव्य क्या होता है कि अपने एजेंडे पे बहस करना। आज आपका एजेंडा क्या है? जो आपने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, डॉलर को रोकेंगे, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, लोकपाल बनाएंगे, ये सब हो तो रहा है, कानून बनाएंगे 1 साल के अंदर। तो इस पे बहस नहीं हो रही है, इस पे कभी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। मेरा सवाल वारिस पठान जी से मेरा सवाल है। वारिस पठान जी, अपनी विफलताओं से, एक मिनट, अपनी विफलताओं से डाइवर्ट किया जा रहा है। वारिस पठान जी, मेरा सवाल तो ये है, खाने पीने पर जो बैन की बात होती है और तमाम चीजों पर, क्यों ना बदजुबानी पर बैन लगे इस देश में? क्या यार आप लोग खोल के मत। ये सही बात है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई है, इन्होंने तो सब चीज पे बैन लगाना चालू कर दिया। महाराष्ट्र में आए तो बीफ बैन तो था ही, चलो काउ स्लॉटर हम कभी करते भी नहीं थे, हम बुल्स एंड बुलक्स की बात करते थे, उस पर भी बैन लगा दिया। अब आज बकरीद आ रही है, प्रमोशन के पीरियड में ये बोलते हैं नवरात्रि में 9 दिन के ऊपर बीफ नहीं खाना चाहिए, मीट। हम ये कहेंगे कि क्या अगर हम ये प्रस्ताव रखें कि बकरीद के 3 दिन आप सिर्फ मीट ही खाओ, तो क्या इनको मंजूर होगा? तो हम तो किसी की धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते, तो फिर ये बीजेपी कांग्रेस से मिलकर सब क्यों इस तरह की बातें लाते हैं? अरे इनको बताइए संविधान में आर्टिकल 19G में क्या लिखा हुआ है कि एक इंसान को अपने हिसाब से खान पीन, खाने का, रहने का अधिकार है। वे असंवैधानिक बात करते हैं। दयालवी साहब, जो बात यहाँ पर वारिस पठान कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल है, क्या जानबूझकर ये मुद्दे बनाए जाते हैं? क्या जानबूझकर की बात कर रहे हैं? तो क्या खाए ना खाए ये क्यों तय किया? जानबूझकर बीजेपी अपने मुद्दों से हट गई है। बिल्कुल, देखिए सबसे गवर्नेंस है, काला धन लाए नहीं बीजेपी कोई। सुनिए वारिस भाई, सुनिए, लोगों का माइंड भटकाने। देखिए ऐसा है, जो अखिलेश सबसे अहम तरीन बात यह है जो संबित ने भी कही और अखिलेश जी ने भी कही। मसला ये है कि सरकार के पास जो, और तिबानका जी ने बड़ी अच्छी बात की, सरकार को अपना इकबाल बुलंद रखना पड़ेगा अपनी गतिविधियों से। परंतु यहाँ जो भाषा का जो प्रयोग हुआ है 1.5 साल में अलग अलग चीजों को लेकर, जैसे ये कहा गया कि क्या रामायण और गीता पढ़ाई जानी चाहिए, मेरा कहना यह है कि सेकुलर स्टेट, डॉक्टर महेश शर्मा इसकी वकालत कर रहे हैं, मंत्री साहब। सेकुलर स्टेट की जहां से आप बात करें, मैंने जिस स्कूल में से 12th पास की है वो बिल्कुल जामा मस्जिद के नीचे उसके साय में गवर्नमेंट स्कूल चलता है। और हमने जो पढ़ा उर्दू मीडियम स्कूल था, वहां एक शास्त्री समन्वित शास्त्री जी थे जिनसे हमने रामायण के बारे में भी सीखा, गीता के बारे में भी सीखा। इस देश ने महाभारत के डायलॉगों को सीखा किससे? राही मासूम रजा के नाम से। इस देश ने गीता के उपदेशों को अरब तक पहुंचाया उसके अरबी और फारसी तर्जुमे के जरिए। इसलिए सेकुलर स्टेट के अंदर सेकुलर सरकार का काम यह होता है कि मैं कुरान भी सीखूं, मुझे गीता के बारे में बताया जाए, मुझको रामायण के बारे में मालूम होना चाहिए, मुझे गुरु ग्रंथ और बाइबल के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर कल कश्मीर के अंदर मुफ्ती की बात सच है, मुझको संबित इस बात में बड़ी तकलीफ है और मैं वारिस के इसमें, हालांकि वारिस साहब और मेरे पॉलिटिकली एजेंडा कभी एक साथ नहीं मिलता है, लेकिन मैं इस बात में साथ हूं कि कम से कम इन्होंने भी कहा कि गौ मांस की हिमायत नहीं करते। परंतु कश्मीर के अंदर भाजपा के एक प्रत्याशी ने जो कुछ करा और उसके लिए बाकायदा जो निमंत्रण पत्र जारी किए गए, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को कहना चाहिए था भाई ये हमारा, कम से कम हम इससे अपने आप को अलग करते हैं। क्यों नहीं कहा उस वक्त आपने? इसलिए बड़ी-बड़ी आप कह रहे हैं, मेरा कहना ये सरकार अपना इकबाल बुलंद रखे, खाली आप मीट और गौ मांस। मैं इसी सवाल का जवाब लेता हूं, आपने अच्छा सवाल पूछा है, मुसलमानों से मत, पहले इस पर जवाब देने दीजिए। संबित पात्रा जी, आप ही के पार्टी में ऐसे लोग हैं?
नहीं, इसमें आपको कोई शक है क्या? भारतीय जनता पार्टी का बीफ बैन पे लेके जो स्टैंड है वो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है, और इसीलिए तो आप लोग हम पे अटैक भी कर रहे हैं कि बीफ बैन क्यों लगा है। कोई प्रत्याशी जो पुराना पार्टी मेंबर रहा होगा वो कौन सी पार्टी कर रहा है उससे भी हमें कष्ट है। हम उससे अपने आप को कोसों मीलों दूर रखते हैं। हम उससे बिल्कुल सहमति नहीं रखते हैं, मगर जिन लोगों को जाना है और जिस प्रकार से वो जाने। संबित पात्रा जी, आपने नाम तो सुना होगा खुर्शीद अहमद मलिक साहब का। गरीब आदमी जो हमारे शहर में है, संबित पात्रा जी खुर्शीद अहमद मलिक साहब को जानते तो होंगे आप। बुलक काटता था तो आप। एक मिनट वारिस पठान जी, एक मिनट, मुझे संबित पात्रा जी से जरा सवाल पूछने दीजिए। मैं उस कोई बीजेपी लीडर को नहीं जानता जो बीफ बैन के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। तो ये तो अपने नेता को ही पहचानने से इनकार कर रहे हैं। संबित, एक छोटा सवाल। संबित, मेरा आपसे कहना है, संबित मैं बड़े अदब के साथ आपसे, आपकी सरकार यानी जम्मू कश्मीर सर, चुके मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से भी है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। हज सब्सिडी पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले पाबंदी लगाई, समझ में आता है, लेकिन अभी माता वैष्णो देवी के लिए जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का जो किराया था उसमें इजाफा किया गया, और मुस्लिम संगठनों ने भी कहा कि इससे असर पड़ेगा, परंतु अभी तक केंद्र सरकार या बीजेपी ने ना मुतालबा किया और ना सरकार ने। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं ये मुद्दा हिंदू और मुसलमान से कहीं आगे जा चुका है? हम देलवी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहेंगे देखिए जहां संबित भाई दोनों बोल रहे हैं, उसके बाद आंसर दे दीजिएगा प्रिय। जो जिनके देलवी साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि बहुत सही बात इन्होंने कही वैष्णो देवी को लेकर कि चलो बुलावा आया है पर महंगा बड़ा किराया है। इतना दुखद है कि मैं कह नहीं सकता कि जजिया टैक्स बाकी बचा था सो लगा दिया, और मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना इकबाल बुलंद करेगी। और रही बात बीफ के ऊपर, तो इतना मात्र कहना चाहूंगा, आज पहली बार देख रहा हूं कि सब पैनलिस्ट बीफ के अगेंस्ट बोल रहे हैं। फ्रीडम फाइटर हुए हैं मुस्लिम एक फजले हक खैराबादी, जिन्होंने कहा था कि अगर जो कोई बीफ काटता हो, गाय को काटता हो, तो उसको तोप के मुंह के आगे रखकर उड़ा देना चाहिए। सर मसला सिर्फ बीफ का नहीं, देखिए मैं फिर से अपने बुनियादी सवाल की तरफ आ रहा हूं। इस देश में कोई कैसे तय कर सकता है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं? ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज होती है सर, ये चॉइस की बात है। मुझे क्या पसंद है मैं खाऊंगा, ये कोई तय नहीं कर सकता है कि मैं नॉन वेज खाऊं वेज खाऊं। ये अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी भी धर्म का त्योहार हो, हिंदुओं का हो, मुस्लिमों का हो, सिख का हो, ईसाई का हो। स्वामी दीपांकर, मेरा जो सवाल था आपसे एक बार फिर से, तो अगर संबित पात्रा जी की संवेदनशीलता इतनी जग रही है तो कई जगहों पर जो बलिदान नवरात्र के दिनों में हम देते हैं उस पर भी रोक लगाइए फिर तो आप। आदरणीय, जहां तक नेपाल में आप देखिए कि बैन लग चुका है, आपने अगर जो पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो पढ़िए, नेपाल में बैन लगा है। और रही बात आगे भी बलि के ऊपर, तो मैं आवाज भी उठा रहा हूं और मैं इसके खिलाफ बोलूंगा भी, और उम्मीद करता हूं कि बैन लगवाऊंगा भी। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम उसे गौ माता कहते हैं, मां की तरह पूजते हैं, और मां के कत्ल की आजादी मैं कहता हूं कि संस्थान को नहीं मिलेगी। इसमें मैं आपसे इत्तेफाक नहीं। पहली चीज, पूरा मुस्लिम समाज इस बात को जिम्मेदारी से कह चुका है कि गौ मांस और गौ हत्या के हम खिलाफ है, पहली चीज। दूसरी चीज, वेज और नॉन वेज को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाए। हमने वेज और नॉन वेज के बारे में नहीं कहा, हम गौ के बारे में कह रहे हैं। गाय की हिफाजत होनी चाहिए, सरकार पूरे देश के लिए देशव्यापी कानून लाए, हम उनका समर्थन करते हैं। भाई हम बाकी नॉन वेज के बारे में नहीं कह रहे, मात्र इतना कहना चाहते हैं कि गाय के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर सरकार कानून लाए। सारे मुस्लिम संगठनों ने एक मत कहा है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम आपकी हिमायत करेंगे, आप कानून लाइए पार्लियामेंट में। लेकिन जहां तक चर्चा हो रही है वेज और नॉन वेज की, महेश शर्मा के बयान पे मेरा कहना, जिस देश में आप मैकडोनल्ड को इजाजत दे रहे हो, आईटीटीसी को इजाजत दे रहा हो, आईटीसी मौर्या शेरटन को इजाजत दे रहा हो, और केएफसी को इजाजत दे रहा हो, जहां खुले में मैकडोनल्ड लिखता है कि यहाँ इस जगह बीफ यूज नहीं होता, इस जगह पोर्क यूज नहीं होता, फिर आप एक गरीब क्यों कहते हो कि गोश्त का ताल्लुक से मुसलमान से और नवरात्र में मुसलमान नहीं खाएंगे? आपको बड़ी दिलचस्प बात यह है, जो इकोनॉमिक्स टाइम का वो है कि गोश्त सबसे सस्ता जो होता है मीट, वो नवरात्र के जमाने में सस्ता होता है। चिकन अगर सस्ता होता है तो नवरात्र के जमाने में सस्ता होता है। इसका मतलब यह है कि गोश्त खाने वाले न हिंदू है न मुसलमान, बल्कि इंडिविजुअल अपनी आजादी और अपनी कैपेसिटी से गोश्त खाता है। देलवी साहब, हम गोश्त के ऊपर कुछ नहीं कह रहे हैं, जो गोश्त बाकी खाना चाहे जो खाए, सबका अपना फंडामेंटल राइट है और सबकी अपनी चॉइस है। पर मैं सिर्फ इतना, मैं गौ के ऊपर कह रहा हूँ, गाय के ऊपर कह रहा हूँ, मैं बीफ के ऊपर कह रहा हूँ। चलिए संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अखिलेश जी को जरा कुछ बोलने दीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं सर। अखिलेश प्रताप सिंह जी। नहीं, मैं अखिलेश जी से ये भी पूछ लीजिए कि बीफ बैन पे इनका क्या कहना है, ये भी पूछ लीजिए। बाकी पैनलिस्ट तो बीफ बैन के खिलाफ है, अखिलेश जी खिलाफ है कि नहीं, पूछिए जरा।
नहीं, हम काउस स्लॉटर के खिलाफ हैं, हम कांग्रेस ने बैन लगाया था। अभी गौ मांस के खिलाफ है, संबित को सही कर लीजिए। पार्टी पहले अपना बीफ पार्टी कर लो आप अपनी। ना कांग्रेस खिलाफ नहीं है, अखिलेश जी कहा गौ मांस के खिलाफ है। कौशला दिखा रहे हो, पहले बीफ पार्टी कर लो, पहले बीफ पार्टी आप कर लो सुविधा के राष्ट्रभक्त, उसके बाद बात करना। देखिए मुद्दा जो आप हम लोग विदेश में जाके वो सब काम नहीं करते हैं। खाना क्या आप खाएं, ये जो है ये हाँ हिंदुस्तान में ही कर ले रहे हो, करना क्या है ये देखिए महत्वपूर्ण यही है। कौन पॉलिटिशियन इन मुद्दों को उठा रहा है? जिन पॉलिटिशियनों के पास पॉलिटिकल अकाल है, जिन पॉलिटिशियनों के पास सामाजिक अकाल है, उनके पास मुद्दे नहीं है, वो पॉलिटिशियन ये सब भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप ये खाओ, ऐसे उठो, ऐसे पूरा कांग्रेस अकाल में डूब गई है। फिर अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीतिक विचार, राजनीतिक सोच, राजनीतिक दर्शन आप में आएगा। और ये जो बाकी चीजें हैं ये व्यक्ति अपने आप अपनी आस्था, श्रद्धा और अपने अनुसार करता है। हर चीज पे कानून बना करके और एक चीज तानाशाही रवैया आप इतना बता दीजिए, और जो काम दिया गया है गो हत्या के खिलाफ में है वो या छोड़ उसके करके पक्ष में है? तो ये क्या करते हैं आप इतना ही बता दीजिए आज न्यूज 24 पे कि आप गो हत्या के खिलाफ में है या गो हत्या के पक्ष में है? ये तो बता दीजिए। आए हैं नागपुर वाले लोग 1925 से पहले बीफ पार्टी कर लो। अरे नागपुर के हैं, इटली के तो नहीं है। सरकार बना लो। नागपुर तो हिंदुस्तान में है, इटली के तो नहीं है ना। राष्ट्रभक्त हो ना, नागपुर कर रहे हैं। राष्ट्रभक्त हो ना, सुविधा के राष्ट्रभक्त। इसीलिए हम कहते हैं कि जब राष्ट्र सत्ता के लिए राष्ट्रभक्ति गई ठेंगे पे, कश्मीर में सरकार बगल में प्रधानमंत्री बैठा, मुख्यमंत्री कहता है धन्यवाद पाकिस्तान, झंडे रोज फहराए जा रहे हैं पाकिस्तान। चलिए वापस लौटता हूं, सवाल है आपसे। ये है राष्ट्रभक्ति। वापस लौटते, हमारे साथ कुछ और भी मेहमान है, जरा उनसे भी बात करें। इन सब बातों से आगे बढ़कर एक और सुझाव जो डॉक्टर महेश शर्मा ने दिया, उन्होंने कहा कि स्कूलों में आप धर्म ग्रंथ पढ़ाएं और रामायण महाभारत पढ़ाएं, क्योंकि वो जनमानस के सबसे करीब है। ये कैसे कोई तय कर सकता है? और आप पढ़ाएंगे अगर कोई धर्म ग्रंथ, तो हर धर्म हर मजहब के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, उनको भी पढ़ाइए। अखिलेश भाई, कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास करने से पहले यहाँ जो भी धर्म इस धरा पर विद्यमान है या संप्रदाय विद्यमान है, मैं चाहता हूं कि उनके भी विद्वानों से सही सलाह लेकर के हर जगह से वो अच्छी चीजें ली जाए और वो मानवता को पढ़ाई जाए। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति उस नैतिकता को नैतिकता से स्वीकार करेगा। दयालवी साहब, बिल्कुल मेरा यही मानना है कि कोई भी किताब टैक्स में हो, सरकार ये तय करे, सबको बुला के तय करे। और एक आखिरी बात मैं संबित के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, जैन समुदाय हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अभिव्यक्ति किसी की भी, आप जब सबका ख्याल रखते हैं, ईद उल जुहा आ रही है, 3 दिन तक कुर्बानी करना उन लोगों का जिनको हर मुसलमान नहीं करता, जो साहिब हैसियत मुसलमान है, उनके लिए इस तरीके से पिछले दिनों भी सरकार इंतजाम करते आई है ताकि उनका काम भी हो जाए और दूसरे समुदायों की जो है तकलीफ भी नहीं पहुंचे। क्या सरकार ऐसे बंदोबस्त करेगी? मैं ये उनसे आशा करता हूँ। संबित पात्रा जी, छोटे में बिल्कुल जवाब दीजिए, फिर वारिस पठान जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैंने आपको कहा कि सरकार किसी भी तरह के बैन के पक्ष में नहीं है। जहां तक काउ स्लॉटर, गौ हत्या का सवाल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विषय है, ये हमारे सेंटिमेंट का विषय है। और इस कारण से हम बिल्कुल सीना ठोक के कहते हैं कि गौ हत्या इस देश में नहीं होनी चाहिए। चलिए वारिस पठान जी, फिर आपत्ति क्या है आपकी? दिक्कत क्या है जब कह रहे हैं संबित पात्रा बार बार कि किसी तरह की बैन के पक्ष में हम नहीं है? क्या आप लोग फिर से मुद्दा बना रहे हैं जानबूझकर? क्या दोहरा चरित्र चेहरा है? देखिए, मैं संबित पात्रा जी से सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ कि वो अपनी सरकार से ये पहले बोलिए, हमारी बताएं अपना स्टैंड क्या है। बीफ बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये कांग्रेस वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। बीफ बैन का अलाउड करें। बीफ पार्टी में काऊ के लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बुल्स एंड बुलक्स की बात कर रहा हूँ के लिए, क्योंकि गरीब आदमी जो है, अरे मुझे बोलने तो दीजिए, गरीब आदमी जो है बकरा शीप की कुर्बानी नहीं कर सकता और उसका रिलीजियस सेंटीमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बराए करम आप अपनी सरकार से कहिए कि 3 दिन के लिए हमको बुल्स एंड बुलक्स की कुर्बानी करने की इजाजत दे दे, ताकि हर ठीक है। आखिरी सवाल जरा एक साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर शिखा शर्मा जी, नॉन वेज खाएं वेज खाएं, दोनों हेल्दी है? हाँ, आप न्यूट्रिशन इसलिए थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी जी, देखिए, नॉन वेज खाएं कि या वेज खाएं, दोनों हेल्दी हैं। हाँ। और अगर आप ग्लोबल फूड हैबिट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट फूड हैबिट्स हर कंट्री में होती हैं। जो हमें देखना चाहिए कि क्या कहीं पे साइंस हम भूल जाते हैं इन सारे
रिलीजियस सेंटिमेंट्स में, और हम ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस लगाते हैं उसमें कभी भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है कि एक्चुअली हेल्दी क्या है इंसान के लिए। अगर हमें कोई डॉक्टर कह दे कि आप के लिए मांस मछली की जरूरत है इस वक्त, आप खाएं थोड़े और हेल्दी होने के लिए, ताकतवर होने के लिए अंडा खाएं, तो फिर किसकी सलाह माने, नेताओं की या डॉक्टर की? देखिए, अगर जिंदा रहना है तो डॉक्टर की सलाह माने। संबित पात्रा की माननी पड़ेगी। अखिलेश भाई, वक्त नहीं है अखिलेश बाबू, इसमें मैं 10 सेकंड लूं खा लेता है, मगर उसके बाद भी सब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। वक्त मेरे पास फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।